हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग रघुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 13, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 19th सेंचुरी के ग्रेट एसेइस्ट। तो वीडियो के इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे चार्ल्स लैम्ब को। एंड चार्ल्स लैम्ब को हम लोग द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये कौन थे, इन्होंने कौन कौन से काम किए, इस वीडियो के पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चार्ल्स लैम्ब के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो ही वाज एन इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट एंड एंटिक्वेरियन। तो हम लोगों को पता है कि एसेइस्ट क्या है, पोएट क्या है, तो वो एक एंटिक्वेरियन भी थे। तो व्हाट इज दिस एंटिक्वेरियन? सो एन एंटिक्वेरियन और एन एंटिक्वेरी, ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन टर्म क्या है? एंटीक्वेरियस, जिसका मीनिंग होता है पर्टेनिंग टू एंशिएंट टाइम। पर्टेनिंग मतलब जिसका ताल्लुकात पुराने समय से हो। तो एंटीक्वेरियस वो एक वर्ड है। तो अब बात आता है एंटीक्वेरियन और एंटीक्वेरी क्या है। एन एंटीक्वेरियन और एंटीक्वेरी इज एन एफिक्नेडो और स्टूडेंट ऑफ एंटिक्विटीज और थिंग्स ऑफ द पास्ट। तो एंटिक्वेरियन और एंटिक्वेरी क्या है? एक स्टूडेंट ऑफ जो है एंटिक्विटीज, मतलब जो जो पुरानी चीजों को, जो पास्ट की चीजों को स्टडी करता है, जो उसको समझता है, उससे कुछ चीजें निकालने की कोशिश करता है, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसे हम लोग एंटिक्वेरियन बोलते हैं। तो more specifically, the term is used for those who study history with particular attention to ancient artifacts, archaeological and historical sites or historical archives and manuscript। खास करके वो लोग जो हिस्ट्री को, पुराने आर्टिफैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल चीजों के में जो हमें मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं, पुराने आर्काइव्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स में से जो चीजें निकल कर आती है, उन सभी चीजों को स्टडी कर कर फैक्ट्स को निकालने वाले लोगों को हम लोग एंटिक्वेरियंस बोलते हैं। The essence of antiquarianism is a focus on empirical evidence of the past। यहाँ पे एंटिक्वेरियनिज्म की बात की गई है, मतलब एक कॉन्सेप्ट की बात की गई, एक प्रोसेस की बात की गई है। जो एंटिक्वेरियनिज्म का जो इसेंस है, जो उसकी मूल भूमिका है, वो फोकस करती है कि पुराने समय में जो एविडेंस है, जो एक साक्ष्य है, हम फैक्ट से क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रूफ होता है और उस प्रूफ के बेसिस पे वी ट्राई टू प्रूव समथिंग। तो ये उनका जो इसेंस होता है कि पुरानी चीजों से वो खोज पड़ताल करके अपना एक साक्ष्य जो है जमा कर सके। एंड इस और एक 18th सेंचुरी के एक बहुत बड़े फेमस एंटिक्वेरियन है, जिनका नाम है सर रिचर्ड कोल्ड होरे। तो सर रिचर्ड कोल्ड होरे जो है वो एक इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बी स्पीक फ्रॉम फैक्ट्स एंड नॉट थ्योरी। तो जो एंटिक्वेरियंस होते हैं, जो एंटिक्वेरी होते हैं, उनका मेन फोकस होता है कि हिस्ट्री में जो भी चीजें, आर्टिफैक्ट्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, आर्काइव्स है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, तो हिस्ट्री को स्टडी करके हम वहां से फैक्ट्स निकाले एंड टू यूज दोज फैक्ट्स। सो वी गेट टू नो कि चार्ल्स लैम्ब एक इंग्लिश एसेइस्ट है, पोएट है और एंटिक्वेरियन है। अब कुछ बेसिक डिटेल्स। तो ही वाज बोर्न ऑन 10th ऑफ फरवरी 1775 इन अ टेम्पल, लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। At the age of 59, on 27th of December 1834, एडमंटन, लंदन में इनका देहांत हो गया। इन्हें इलिया नाम से भी जाना जाता है। इलिया इनका पेन नेम कहो या फिर अदर नेम कह सकते हैं। तो ही वॉज फेमस फॉर हिज टू वर्क्स, एसे ऑफ इलिया और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। रिलेटिव्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं कहीं आपको एसेज में रेफरेंसेस मिलेंगे आपको, मैरी लैम्ब और जॉन लैम्ब, जो उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे। अब उनके कुछ बड़े काम जो इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज्ड वर्क है, तो वो है ब्लैंक वर्स पोयम 1798, अ टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट 1798, जॉन वुडविल वर्स ड्रामा 1802, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807, एडवेंचर्स ऑफ यूल्सीज 1808, specimens of English dramatic poet who lived about the time of Shakespeare 1808, on the tragedy of Shakespeare 1811, witches and other night fears 1821, the pawnbroker's daughter 1825, Iliana 1867, essay of Ilia 1823, the last essays of Ilia 1833. Now let's move to the book.
सो चार्ल्स लैम्ब को हम लोग प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहते हैं। तो एक बड़ी फीचर है इनकी एसेज की कि ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। हिज राइटिंग इज अ काइंड ऑफ वेरी इंटीमेट वन। इट विल मेक यू फील लाइक कि राइटर जो है और जो रीडर है उसके बीच में एक कनेक्शन है। व्हेन द रीडर रीड्स इट ही फाइंड एन इंटीमेट कनेक्शन। ऐसा लगता है कि आप कोई दोस्त की कहानी पढ़ रहा हो। तो दिस इज द वेरी प्रोमिनेंट क्वालिटी ऑफ हिज एसेज। और एसेज की जो फीचर होती है, जो क्वालिटीज होती है, वो बेहतर तब माना जाता है जब वो कनेक्ट कर पाए, जब रीडर उस चीज को कनेक्ट कर पाता है तो वो बेहतर माना जाता है। तो चार्ल्स लैम्ब को हम लोग इस प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एसे को एक नया परफेक्शन दिया और बहुत ही परफेक्टली उन्होंने एसे को लिखा और डील करा। नो एसेइस्ट हैज possessed in an equal degree of the power to charm। तो चार्म करने का क्वालिटी इनसे ज्यादा किसी और के पास नहीं था। और इनकी चार्म करने की जो क्वालिटी थी उनके एसेज में, वो कहीं ना कहीं इनकी अपनी पर्सनालिटी से आई है। तो ये बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी के थे। इट इज द स्वीटनेस ऑफ हिज नेचर। तो यहाँ पे लिखा गया कि उनका नेचर कितना स्वीट था। दैट मेक्स लैम्ब सच अ लवेबल राइटर। तो ये एक ऐसे राइटर है जो हर किसी के द्वारा पसंद आता है। अगर आप उनकी एसेज को पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि एक दोस्त लिख रहा है और आप उसको पढ़ रहे हो। मतलब इट इज लाइक कि यू आर टॉकिंग टू समवन एंड समवन हु इज वेरी इंटीमेट विद यू, जो अपनी सारे राज, जिंदगी के सारे राज आपके सामने खोल देता है। तो कहीं ना कहीं यही सब क्वालिटीज है जिनके कारण से हम उन्हें प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहते हैं। Lamb was one of the most autobiographical of English essayist। तो वन ऑफ द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल जो है ये एक एसेइस्ट है, क्योंकि ये अपने जिंदगी के हर राज खोल देते हैं। पूरे जो है जो जो उनके जो उनके एसेज लिखने का तौर तरीका वो भी काफी अच्छा है। हर एक एक्शन को और हर एक इंसिडेंट को बहुत ही जो है एक सिलसिलेवार ढंग से, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से ये आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। And his essays at various steps reflect his nobility of soul, his good nature, his charity, his simplicity, innocence and boundless kindness। तो उनकी जो एसेज है जब आप पढ़ते हो तो कितना जो उनका जो है एक जो है ना एक पवित्र आत्मा जो कहते हैं, एक जो पवित्र जो एक आदमी इंसान होता है उसके अंदर का जो एक इसेंस होता है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है। तो उनका जो एक जो अच्छाई है वो उनके एसेज में देखने को मिलता है। उनका अच्छा नेचर, उनकी चैरिटी, कितने सिंपल है, कितना इनोसेंस है, और काइंडनेस तो पूरा भरा पड़ा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी क्वालिटीज जो उनके खुद के अंदर है, वो सारी क्वालिटीज आपको उनके एसेज में भी दिखने को मिलता है। He takes the readers freely into his confidence and chats with them with an intimate friend। तो मैंने क्या बोला था कि उनके एसेज को आप पढ़ोगे तो लगेगा कि कोई आपका क्लोज फ्रेंड, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड से आप बात कर रहे हो। He communicates with his readers about his friend, relatives, joys, sorrows, likes and dislikes। तो वो अपने रीडर्स के साथ, अपने एसेज में वो अपने रीडर्स के साथ अपने फ्रेंड, रिलेटिव, खुशी, गम, पसंद, नापसंद, अपनी बुराइयां, अच्छाइयां, अपनी कमजोरियां, हर चीज के बारे में पूरा फ्री होके वो लिखते हैं। It is possible for the study from a study of the essay of Elia to reconstruct the whole of his life from beginning to end। तो एसेज ऑफ इलिया को पढ़कर आप उनकी जिंदगी की पूरी घटना को जान सकते हैं। ड्रीम चिल्ड्रन, माय रिलेशंस, क्राइस्ट हॉस्पिटल, तो ये सारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। आर रिपीट विद 100 सेल्फ रिवेलेशंस। तो यहाँ पे उनके खुद के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नो डाउट ही ऑफन ट्राइज टू कंसील द फैक्ट फ्रॉम हिज लाइफ एंड मिंगल्स देम विद फिक्शन, बट ही सेल्डम सक्सीड इन हाइडिंग द रियलिटी। तो बहुत बार वो क्या करते हैं कि अपनी कहानी में वो नई नई फिक्शन को जोड़ते हैं ताकि वो अपनी कहानी को छुपा सके, बट वो शायद ही कभी छुपा पाते हैं, वो नहीं छुपा पाते हैं बेसिकली। तो हिज मिस्टिफिकेशंस आर ऑफ नो अवेल। अवेल मीन्स ऑफ नो यूज। तो वो कितना भी छुपाने की कोशिश करते हैं, कितनी भी रहस्य डालने की कोशिश करते हैं अपने वर्क्स में, लेकिन वो अपनी सच्चाई को, अपने वो स्टोरी को छुपा नहीं पाते। द ट्रूथ इज ऑलवेज बिहाइंड द डिसगाइज। अगर कोई थोड़ा सा भी ध्यान देना तो उनके पीछे जो छुपी उनकी सच्चाई है, उनकी जो कहानी है, वो आप आराम से जान पाओगे। द सेकेंड क्वालिटी इज विजडम। तो कहीं ना कहीं उनका एक जो गुड सेंस है, उनका एक जो अपना इंसाइट है, उनका अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका रेशनल है, वो काफी अच्छा है। तो सेकंड क्वालिटी इस चीज में कि एसेज में एक तो आपका इंटीमेट क्वालिटी मिल गया,
आपको गुड रीजन, गुड लॉजिक और गुड सीक्वेंस आपको मिलेगा। और अब यहाँ पे विजडम की बात भी की जा रही है। His essays are full of wisdom and good sense। तो उनके एसेज में क्या है कि फुल ऑफ विजडम है, काफी सारे नए इंसाइट्स हैं, एक अच्छा सेंस आपको देखने को मिलेगा। और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको जो है विजडम का जो है वो आपको कहीं ना कहीं फील होगा। एंड लैम्ब इज वाज वन ऑफ द बाइजेस्ट ऑफ मेन गिफ्टेड विद साउंड कॉमन सेंस। और जैसा कहे कि वो एक काफी बाइजेस्ट मैन थे, उनको एक अच्छा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा था, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा था। उनके एसेज में कॉम्प्रिहेंशन और इंटरप्रिटेशन काफी अच्छा है। मतलब किसी भी फैक्ट को कॉम्प्रिहेंड करना, मतलब लोगों को समझा देना, और किसी घटना को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना, ये सारी क्वालिटीज उनके उनमें थी और उन्होंने इन चीजों को एसेज में प्रेजेंट करा। हिज क्रिटिकल एसेज आर अ लिविंग टेस्टिमनी ऑफ हिज shrewdness एंड पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे उनकी जो एसेज थी वो काफी जो है इंसाइटफुल थी। स्टूडियस मतलब होता है इंसाइटफुल, जो कि काफी जो है रेशनल हो, काफी इंसाइटफुल हो, काफी जो है एक मीनिंगफुल हो। तो उनकी जो क्या थी एसेज की जो काफी थी, काफी जो है परफेक्ट थी। और पेनिट्रेशन था, काफी डीप डेप्थ था उनके एसेज में। मीन्स यू कैन हैव मेनी रिवलेशंस और मेनी थिंग्स you will get to know when you will go through his essays. He is uniformly right in his opinion, but his rare wisdom and insight has properly appreciated neither by the reader nor by his closest friend and relatives। तो उनका जो रेयर विजडम है, उनका जो इंसाइट है, वो किसी के द्वारा जल्दी अप्रिशिएट नहीं किया गया। बहुत कम ही लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। उनके खुद के दोस्त, बहुत सारे जो उस समय के रीडर्स थे, वो भी इस चीज को नहीं समझ पाए। He always tries to conceal it by playful jesting manner। तो विजडम के साथ साथ क्या है कि उनमें एक प्लेफुलनेस है, एक प्रॉपर मैनर के रूप में यूज किया गया है, जो कि उनके एसेस को लाइट रखता है। और इसमें से कहीं ना कहीं वो जो ज्ञान वाली बात है ना, वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि वो एसेस भारी भरकम लगे कि आपको बस ज्ञान मिल रहा है। इट शुड बी इंटरेस्टिंग, इट शुड बी इंजॉयफुल। तो ये कोशिश करने की प्रयास की गई है। He flings a profound truth in a jest. His playfulness blinds the reader to a serious thought that lies behind it। तो जो उनका एसेज है वो कहीं ना कहीं सीरियस थॉट्स को उतना प्रिविलेंट नहीं होने देता है। मतलब प्लेफुल तरीके से उन्होंने एसेज को प्रेजेंट करने की कोशिश करी। ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। तो ह्यूमर उनके जो है वर्क का एक प्राइम क्वालिटी है, एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो बस ऐसे में ही नहीं बल्कि लिटरेचर के फील्ड में ये बहुत अच्छे ह्यूमरिस्ट के तौर पे हम इन्हें कह सकते हैं। तो ह्यूमर को और पैथोस को ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब इंटरमिंगल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप डार्क साइड ऑफ लाइफ भी दिखा रहे हो, उसके उसमें ह्यूमर ऐड कर रहे हो। तो डार्क साइड ऑफ लाइफ ऑन द वन हैंड एंड ह्यूमर ऑन द अदर हैंड, और दोनों को मिला देना। और मतलब आप बुरे से बुरे दौर को इस तरह से दिखा रहे हो कि आप मतलब आदमी लाइट होकर के उन चीजों को समझ सकता है। मतलब इफ यू हैव द क्वालिटी, इफ यू हैव द गट्स, इफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग पावर, आप उन आपको इन केसेस में काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या है इसमें कुछ। The most outstanding quality of Charles Lamb as an essayist is the exquisite mingling of humor and pathos। तो ये जो है ह्यूमर और पैथोस का जो मिक्सचर है वो एक आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है। There is an element of exaggeration in Lamb's humor। तो ये लैम्स के ह्यूमर में जो है आपको काफी एग्जेजरेशन देखने को मिलेगा। His frequent exaggerations makes the reader smile। और ये जो है एसेस को लाइट बनाता है। ये जो है आपका रीडिंग एक्सपीरियंस बेहतर करता है। आपके जो रीडिंग्स हैं उसको काफी जो है एक मतलब इंजॉयफुल एक्सपीरियंस बनाता है। मेनी एग्जांपल्स ऑफ सच ह्यूमर्स exaggerations can easily be quoted from his essays। आपके एसेस में सब इसके काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। उनका ऐसे जो है वो काफी रिपीटेटिव है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स को वो काफी रिपीटेटिव मोड में यूज करते हैं, जो कि काफी इनरिचिंग एक्सपीरियंस देता है आपके रीडिंग को। द कॉन्वलेसेंट
पुअर रिलेशंस आर रिच इन ह्यूमर अराइजिंग फ्रॉम कांस्टेंट रिपीटेशन। तो ये दो एग्जाम्पल है जहां पे कांस्टेंट जो ह्यूमर के रिपीटेशन का प्रयोग किया गया है। Another factor contributing to his essays are the flavor of antique style and the use of large number of whimsical, strange metaphor as in the opening passage of the Poor Relations। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि he was an antiquarian। तो एंटिक्वेरियन कौन होते हैं? जो पास्ट डेटा, पास्ट आर्टिफैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल साइट्स, हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट और आर्काइव से कुछ फैक्ट्स निकालते हैं और वो फैक्ट्स वो क्या बोलते हैं कि ही बी स्पीक द फैक्ट। तो फैक्ट को वो कहीं ना कहीं यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि उनमें एक क्वालिटी ये भी है कि उनका ह्यूमर में बहुत बार वो एंटी का स्टाइल भी यूज करते थे, पास्ट की चीजों से कुछ कुछ उठा करके कुछ फैक्ट्स यूज करते थे। बहुत सारे whimsical और स्ट्रेंज मेटाफर्स होते थे इनके वर्क में। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है इनके वर्क में। और ये सारे के एग्जांपल्स आपको द पुअर रिलेशंस के ओपनिंग पैसेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। क्या एंटी का स्टाइल मिलेगा, whimsical और स्ट्रेंज मेटाफर्स का यूज मिलेगा। तो his humor in short is unique। तो उनका ह्यूमर काफी यूनिक है, काफी अलग है। There is no humorist more original than चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब से बेहतर ओरिजिनल ह्यूमरिस्ट कोई और नहीं है। मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट, रियली ही इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर यूजिंग ह्यूमर। दिस ह्यूमर इनवेरिएबल and exquisitely mingles with pathos and thus heightens the charm of his essay। तो जैसा स्टार्टिंग में ही कहा गया यहाँ पे कि उनका जो ह्यूमर और पैथोस का एक अच्छा ब्लेंडिंग है। तो हम देखते हैं कि ये जो क्वालिटी है वो एक मतलब उनके एसेस को एक नया चार्म देता है, एक नई ऊंचाई देती है। चार्म was a highly sensitive person and his heart was touched to the quick by sight of suffering। तो काफी सारा सफरिंग है और जो सफरिंग इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है दैट यू विल फील कनेक्टेड टू द स्टोरी एंड इट विल मेक यू सेंसिटिव, जो कि छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करेगा और आपको लाइफ से जोड़ेगा। लाइफ में सफरिंग है, डीप सफरिंग है, उनकी फीलिंग्स को जोड़ देना, दिस इज द मतलब यूनिकनेस। और उसके साथ वो चार्म मेंटेन करना, उसके साथ वो अपनापन बनाए रखना। तो दिस इज द क्वालिटी चार्ल्स लैम्ब पजेस। ही हैड हिमसेल्फ सफर्ड इन लाइफ। तो वो खुद लाइफ में बहुत सफर किए थे एंड सो कुड फील डीपली द सफरिंग ऑफ अदर्स। तो वो दूसरों की सफरिंग को भी फील करते थे एंड ही विल आल्सो मेक यू फील द सेम सफरिंग द पीपल सफर। Suffering always moves him to a splendorous of writing, unequaled in the entire field of literature। तो उनका सफरिंग जो है उनको एक यूनिक राइटर के रूप में प्रेजेंट करता है। और इतना मतलब जिस तरह से सफरिंग्स ने इनको एक नए राइटर के रूप में जन्म दिया, शायद ही कोई और राइटर सफरिंग को फील करके इतना अच्छा लिख पाया। The close of the Dream Child is a remarkable for his the blend of humor and pathos। तो ड्रीम चिल्ड्रन के क्लोज में हम देखते हैं कि ह्यूमर और पैथोस का एक गजब का मिक्सचर। सो दिस इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इन हिज वर्क। This very blend is also seen in old China, in poor relations and in other essays। तो ये चीज आपको ओल्ड चाइना, poor relations और अदर essays में भी देखने को मिलेगा। However much Lamb may try to hide his charity, his largeness of heart, his affinity for the poor and the suffering behind a playful, humorous style, he never succeed in his purpose। तो कभी कभी होता है ना कि हमारा कोई फ्रेंड होता है, वो हमसे नाराज होता है और वो नाराजगी, वो अपना दर्द, वो गम दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो जो है ना जो मतलब हंसने का कोशिश करता है, वो मुस्कुराने की कोशिश करता है। आपको वो मुस्कुराना अच्छा लगता है, लेकिन आप उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए दर्द को ही पहचान लेते हो। सो कुछ इसी तरह का होता है लैम केसे में भी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि लैम में ट्राई टू हाइड हिज चैरिटी, अपनी वो चैरिटी, अपना वो गुडनेस, अपनी वो जो है लार्जनेस ऑफ हार्ट, कि वो कितना बड़ा है, कितना दयालु है, कितना वो जो है मतलब जो उसका फीलिंग है गरीब के प्रति, पुअर के प्रति, सफरिंग के प्रति, जो उसका दर्द है, उस दर्द को वो छुपाने की कोशिश करता है अपने ह्यूमर में, अपने स्टाइल में, अपने प्लेफुलनेस में, यूज ऑफ वर्ड में, ह्यूमर में। लेकिन वो
छुपा नहीं पाते हैं। वो जो छुपाना चाहते हैं, वो जो उनका जो दिल है, वो जो इतने अच्छे इंसान है, वो अच्छा इंसान ना झलक जाता है उनके एसेज में। His essays, even the most humorous one, have an unmistakable, unmistakable pathetic atmosphere about them. तो कहीं ना कहीं ह्यूमर के आसपास आपको ऊपर से ह्यूमर दिखेगा, बट अंदर ही अंदर एक जो है पैथेटिक एटमोस्फियर छुपा होता है, मतलब एक दर्द वाला जो समा है वो आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। कमिंग टू द स्टाइल ऑफ चार्ल्स लैम्ब एसेस। तो चार्ल्स लैम्ब के एसेस को, उनके स्टाइल, एसेस के स्टाइल को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज एक्सट्रीमली क्वांट एंड मैनर्ड, काफी मैनर्ड है, काफी सिस्टमैटिक है। ही हैज अ क्लोज एफिनिटी विद 18th सेंचुरी प्रोज राइटर्स। तो 18th सेंचुरी प्रोज राइटर्स के साथ इनका एक अच्छा संबंध रहा है, क्लोज जो है एफिनिटी रहा है, काफी क्लोजनेस रहा है। तो वो कौन लोग हैं? जैसे कि सर थॉमस ब्राउन, सॉरी, लेट मी so that you can see it. सर थॉमस ब्राउन, वर्टन एंड फुलर, तो इनसे काफी इनका क्लोजनेस रहा है। देयर वर हिज फेवरेट रीडिंग्स एंड हिज स्टाइल इज कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली मॉडल्ड आफ्टर देम। तो इन्हों ये जो चार्ल्स लैम्ब है, सर थॉमस ब्राउन, बर्टन एंड फुलर से काफी ये मतलब अफेक्टेड थे। इनके राइटिंग्स की जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया। It abounds in the use of quaint and obscure words, phrases, metaphor, frequent use of dashes, and often marks his sentence difficult and involved. तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो वर्क है वो क्वेंट और ऑब्सक्योर वर्ड से, मतलब अनक्लियर वर्ड से भरा पड़ा है। बहुत सारे मतलब फ्रेजेस, मेटाफर्स का यूज किया गया, डैसेस का यूज किया गया है, जो कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता है, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि वो छुपाने की जो कोशिश करते हैं अपने फीलिंग्स को। और आपको इन्हीं सब कारणों से ना, जो ये जो थोड़ा सा जो है ना, मतलब डायरेक्ट अगर कोई चीज दे दिया जाए ना आपके पास, तो आप वो इंटरेस्ट नहीं बनता है। लेकिन अगर उसमें कुछ जो है ना, मतलब एक थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करता है ना, तो आपको अब वो पढ़ने का इच्छा ज्यादा बढ़ता है, या किसी चीज को और देखने का इच्छा ज्यादा बढ़ता है। जैसे मैं मान लो कि मैं बोल दूं कि देखो उस डब्बे में जो है ना, जो है नहीं देखना है, तो यू विल टेम टू सी दैट। अब वो मिठाई ही होगा, लड्डू ही होगा, सपोज कर लो, या रसगुल्ला ही है, बट यू विल फील लाइक टू गो एंड हैव दोज थिंग्स। तो ये काफी डिफिकल्ट और इन्वॉल्व रहता है। कुछ और क्वालिटीज के बारे में देखते हैं। द यूज ऑफ whimsical मेटाफर्स, हिज फ्रीक्वेंट रिपीटेड, जो है ये भी काफी जो है क्वालिटीज को ऐड करता है। जो whimsical मतलब एक स्ट्रेंज काइंड ऑफ मेटाफर्स का यूज करते हैं। एंटिक फ्लेवर के बारे में ऑलरेडी हमने बोला था कि इनकी ये एंटिक्वेरियन क्वालिटीज है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लैटिन सोर्सेस से, पास्ट सोर्सेस से यूज करना, तो वो सारी चीजें मतलब और इनको इम्प्रूव करती है। लिटरेरी एल्यूजन्स एंड कोटेशंस जो है काफी भरे पड़े आपको मिलेंगे। तो काफी स्किलफुली इसने यूज किया है, खास करके क्राइस्ट हॉस्पिटल और पुअर रिलेशंस में। तो हम देखते हैं कि काफी सारे एल्यूजन्स और काफी सारे रेफरेंसेस हैं। तो एंटिक्वेरियंस की सारी क्वालिटीज इनमें काफी अच्छे से मतलब हम देखते हैं। रिपीटेटिव यूज करके, whimsical मेटाफर्स यूज करके, पुराने पुराने सोर्सेस यूज करके अपने एसेस को एक नई ऊंचाई देते हैं। तो चार्ल्स लैम्ब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एक आइडल एसेल ऐसे मैनर मैनर को ये पजेस करते हैं, एंड हिज एसेज आर अमंग द फाइनेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो चार्ल्स लैम्ब का जो एसे मैनर है वो आइडियल है, वो आदर्श है, वो वन ऑफ द बेस्ट है, या सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं। और उनके जो एसेज हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की फाइनेस्ट एसेज है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एसेज उनके एसेज है। सो दिस इज हाउ हियर इन दिस लेक्चर। थैंक यू।